हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, एनसीईआरटी का 18 चैप्टर। उसके अंदर अपन लोगों ने जाना ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में और साथ ही साथ फॉर्म एलिमेंट के बारे में अपन लोगों ने स्टडी कर ली है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इन तीनों के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है और हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा डिटेल्स के अंदर अपन लोगों ने जान लिया है। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनसे एक्स्ट्रा टॉपिक लाइक हीमोपोइसिस क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, किसके अंदर होता है, वो सब जानेंगे। उसके बाद अपन लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में और साथ ही साथ आरएच फैक्टर, यानी उसके अंदर एक स्पेशल केस देखेंगे अपन लोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग हीमोपोइसिस के बारे में। हीमोपोइसिस क्या होता है? हीमोपोइसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निर्माण। क्लियर है? इसी के अंदर अपन लोग बात करें, मान लो जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं अपन लोग, माइलोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन लोग, माइलोपोइसिस। वैसे ही अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे अपन इसको, इरिथ्रोपोइसिस। तो ये दोनों टर्म्स अपन को याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं अपन लोग, माइलोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस अपन लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, आप लोगों को पता है अडल्ट के अंदर, बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब भ्रूणीय अवस्था होती है, उस दौरान ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है। तो देखो कुछ ऑर्गन होते हैं अपने बॉडी के, लाइक लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, थाइमस हो गया, ऑल्दो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कौन कौन से ऑर्गन के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो आपको याद रखना है स्प्लीन, लीवर, थाइमस वगैरह, इनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि पहली आरबीसी, फर्स्ट आरबीसी कहां पर बनती है। ऑब्वियसली फर्स्ट आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर कहां पर बनती है, तो याद रखना इस चीज को। फर्स्ट आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, यॉर्क सैक के अंदर। फर्स्ट आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है, यॉर्क सैक के अंदर। क्लियर हो गया? अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्लड का फॉर्मेशन की, तो मैं थोड़ा बोन के अंदर आपको लेकर जाऊंगा, तो अपन लोग बोन की स्ट्रक्चर से उसको समझने वाले। ध्यान से देखना, ये कोई बोन है, लॉन्ग बोन अपनी बॉडी की। क्लियर हो गया? इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं बोन के, देखो ये जो एंड होते हैं इनको अपन लोग बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एपिफाइसिस। ठीक है? मिड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन लोग, सॉरी, डायाफाइसिस। मिड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। इन दोनों के जो जंक्शन होता है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को, इसको अपन लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, मेटाफाइसिस। अब इन तीनों का क्या क्या रोल होता है थोड़ा ध्यान से समझना। एपिफाइसिस वाला जो पोर्शन होता है वो स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है वो, स्पॉन्जी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, स्पॉन्जी टिश्यू। और ये वाला जो पोर्शन होता है डायाफाइसिस, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, कॉम्पैक्ट टिश्यू। ये थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है। एपिफाइसिस वाले पोर्शन के अंदर तो होता है रेड बोन मेरो। क्या होता है, रेड बोन मेरो। लेकिन डायफाइसिस वाले पोर्शन में होता है येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो। कोई कंडीशन के अंदर मान लो, सपोज करना
ब्लड की कमी होगी, एनीमिया डिजीज हो गया, उस कंडीशन के अंदर येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। याद रखना इस चीज को, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। कौन सी कंडीशन के अंदर? एनीमिया जैसी कंडीशन के अंदर, जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उस टाइम। अब बात करते हैं एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मेरो कहां पर होता है। थोड़ा डीपली लेके जा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। एपिफाइसिस वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा टिश्यू? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी टिश्यू की जो कैविटी होती है, क्या कैविटी, इसके अंदर इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्यूली। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? ट्रेबेक्यूली। इस कैविटी को क्या बोलते हैं अपन लोग? ट्रेबेक्यूली। इसी कैविटी के अंदर, इसी ट्रेबेक्यूली कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मेरो। तो याद रखना कहां पर रेड बोन मेरो मिलेगा अपन को? एपिफाइसिस की जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर, उस कैविटी का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्रेबेक्यूली। इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। क्लियर हो गया? अपन को बनाना क्या है? देखो अपन को मान लो आरबीसी बनाना है, तो अपन लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस ऑफ आरबीसी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेप के अंदर देखने को मिलता है, तो वो सारे स्टेप थोड़ा अपन लोग डीपली देखने वाले हैं। उन सारे स्टेप को वन बाय वन अपन लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखना इस चीज को। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया। इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर हो गया? समझते स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखना, अभी जो अपन ने देखा था रेड बोन मेरो, क्या देखा? रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं माइलोइड टिश्यू या माइलोजीनस टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? माइलो टिश्यू या माइलोजीनस टिश्यू बोलते हैं। इसी माइलोजीनस टिश्यू या माइलो टिश्यू की जो स्टेम सेल होती है उसको बोलते हैं माइलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? माइलो क्या होती है? स्टेम सेल होती है, माइलोब्लास्ट। अब ध्यान से देखना, ये जो माइलोब्लास्ट स्टेम सेल होती है ये मॉडिफाई होती है, मॉडिफाइड होके क्या बनाती है? प्री इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनाती है? प्री इरिथ्रोब्लास्ट। ये जो प्री इरिथ्रोब्लास्ट बना है, ये जो प्री इरिथ्रोब्लास्ट बना है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है प्री इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, उसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस बोल दिया। प्री इरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होती है? इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये? इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। और ये जो इरिथ्रोब्लास्ट बनती है इसके अंदर क्या क्या इसके विशेषताएं होती है, समझना ध्यान से। ये न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसके अंदर केंद्रक मिल रहा है। इन सभी के अंदर न्यूक्लियस है, ध्यान से, इन सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। इरिथ्रोब्लास्ट सेल है जिसके अंदर भी क्या? न्यूक्लियस है। सेल ऑर्गेनेल्स सारे के सारे लाइक ER इसके अंदर मिलेगा अपन को, माइटोकॉन्ड्रिया अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड गोल्जी अपरेटस अपन को देखने को मिलेगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? इरिथ्रोब्लास्ट सेल के अंदर। अब ये जो इरिथ्रोब्लास्ट सेल होती है ये क्या बनाएगी? इरिथ्रोब्लास्ट सेल से क्या बनेगा? ध्यान से देखना, रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट्स। अब ये जो रेटिकुलोसाइट्स होती है इसके अंदर ना तो अपन को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? अब हीमोग्लोबिन हो जाता है, यानी इसके अंदर अपन को हीमोग्लोबिन
प्रेजेंट मिलेगा, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल सारे एब्सेंट है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सभी के इसके अंदर क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। क्लियर हो गया। अब ये जो रेटिकुलोसाइड होती है ये सेल अपन को याद रखनी है आरबीसी के केस के अंदर। रेटिकुलोसाइड वाली सेल अपन को याद रखनी है आरबीसी के केस के अंदर। ये जो रेटिकुलोसाइड होती है इसको अपन बोलते हैं इमेच्योर सेल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, इमेच्योर सेल। तो आरबीसी की इमेच्योर सेल का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखना रेटिकुलोसाइट, जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना सेल ऑर्गेनेल्स होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही रेटिकुलोसाइट सेल बनती है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये इमेच्योर सेल होती है। अब ये मैच्योर कैसे होगी, ध्यान से देखना, इधर बना रहा हूं मैं मैच्योर। मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए इसको, मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए, तो इसको चाहिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर रेटिकुलोसाइट जो कि इमेच्योर सेल थी वो बनाती है नॉर्मोसाइट। क्या बनाती है, नॉर्मोसाइट। और ये मैच्योर सेल होती है। ये कैसी होती है, मैच्योर सेल होती है। और यही क्या होती है, ब्लड सेल के इक्वल होती है, जो कि आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, एरिथ्रोसाइट्स का। किसका फॉर्मेशन करती है, एरिथ्रोसाइट्स का। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, और जो मैच्योर सेल होती है इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है, जो कि मैंने जब आरबीसी आप लोगों को पढ़ाई थी तब मैंने बता दिया। कंप्लीट सर्कल याद रखना। देखो रेड बोन मेरो के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, माइलो टिश्यू होता है। ये माइलो टिश्यू के अंदर जो स्टेम सेल होती है इसका नाम है माइलोब्लास्ट। ये मॉडिफाइड होती है और प्री इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होती है, माइटोसिस के थ्रू इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। और ये जो इरिथ्रोब्लास्ट होती है ये न्यूक्लियोटाइड होती है, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो साइज होती है, इरिथ्रोब्लास्ट की जो आकार होता है वो इरिथ्रोसाइट से 2 गुना ज्यादा होता है, 2 टाइम्स ज्यादा। ध्यान रखना इस चीज को। देन बनाता है रेटिकुलोसाइट। ये जो रेटिकुलोसाइट होती है वो इमेच्योर सेल होती है, जो मैच्योर होती है किसकी प्रेजेंस में, विटामिन B12 है, और साथ ही साथ अपन को याद रखना है फॉलिक एसिड। इनके कारण ये मैच्योर होती है और क्या बनाती है, नॉर्मोसाइट सेल बनाती है। और ये नॉर्मोसाइट सेल किस में कन्वर्ट होती है, इरिथ्रोसाइट के अंदर। तो ये सारा पोर्शन अपन को आना चाहिए। कंप्लीट हीमोपोइसिस यानी कि इसके अंदर किसका निर्माण हो गया, ब्लड का फॉर्मेशन, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, RBC बोलते हैं। सिंपल एकदम। एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मतलब इतना आना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोग जीपमर एम जैसे एग्जाम देने वाले हो और इतना कुछ तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ये बोन वाला आप देख लिए हो, ट्रेबेकुली आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना, ओके फाइन। अब आगे चलते हैं। ये सारा कुछ अपन को आना चाहिए, जो कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोसाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी ही बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये होता है हीमोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी का इतना कुछ आता नहीं अपने, लेकिन आरबीसी का अपन को पूरा आना चाहिए। और ये बोन की स्ट्रक्चर अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब अपन लोग टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर अपन लोग बोन की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे अच्छे से। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस। अच्छा, मेटाफाइसिस का क्या रोल है, मेटाफाइसिस, अरे भैया ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करती है, ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन को लंबा करती है। मेटाफाइसिस का रोल होता है बोन को लंबा करने के लिए, एलोंगेट करने के लिए, जो कि कौन सी सेल बनाती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का निर्माण करती है मेटाफाइसिस वाले प्लेट। ओके फाइन। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले हैं अब, ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन, रुधिर स्कंदन, जो भी है, ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान से देखो, ब्लीडिंग टाइम अलग होता है और क्लॉटिंग टाइम अलग होता है। ब्लीडिंग टाइम मतलब कितने टाइम तक बह रहा है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर
बिना कोई डिजीज के, मान लो अगर किसी को हीमोफीलिया है, डायबिटीज है, तो उनका जो ब्लड क्लॉट होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद होता है या फिर होता नहीं है, याद रखना इस चीज़ के अंदर। लेकिन जब हेल्थी पर्सन की बात करते हैं तो ब्लीडिंग टाइम, ठीक है, एंड क्लॉटिंग टाइम दोनों अपन को आना चाहिए। तो थोड़ी सी उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो 1 to 3 मिनट होता है। कितना होता है? 1 से 3 मिनट होता है ब्लीडिंग टाइम। नॉर्मल की बात करें, अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या किसी पर्सन के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो अभी ये ब्लीडिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है, लगभग 6 मिनट 8 मिनट तक हो सकता है। क्लियर हो गया? तो अपन को याद रखना 1 to 3 मिनट तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो 2 to 8 मिनट होता है और एवरेज अपन लोग इसका 6 मिनट मानते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग टाइम याद रखना। ब्लड क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है? एवरेज 6 मिनट का टाइम लगता है, कई बार 8 मिनट का टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी जो क्लॉटिंग फैक्टर उसकी कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लेगा फिर वो। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब थोड़ा सा सिंपल सा समझते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ दे रखा है इसका, अपन लोग उस पैराग्राफ को अच्छे से ओपन करके और ब्रीफली समझते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ब्लड क्लॉटिंग वाला। ब्लड क्लॉटिंग की जो थ्योरी है, वैसे तो बहुत सारी थ्योरी दी गई है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, वैसे तो आजकल पूछते तो नहीं है ब्लड क्लॉटिंग कौन सी थ्योरी देते हैं। याद रखना, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी ब्लड क्लॉटिंग की अब तक की बेस्ट थ्योरी है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्लियर हो गया? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई इंजरी होती है, कोई चोट लग जाती है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर टिश्यू भी डैमेज होते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी। अब टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू होता है वो कौन से सब्सटेंस रिलीज करते हैं? प्लेटलेट्स कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं? प्लेटलेट्स का तो अपने जब प्लेटलेट्स पढ़े थे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के साथ में, तब मैंने आपको ये बता दिया था, तो आज उसको फिर से समझते हैं। ध्यान से देखना, चोट लग जाती है तो डैमेज टिश्यू जो होते हैं, डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स की बात करें तो डैमेज टिश्यू से क्या सीक्रेट होता है? याद रखना इस चीज को अपन को। डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या सीक्रेट करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या सीक्रेट करती है? दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज टिश्यू भी सीक्रेट करते हैं क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और प्लेटलेट्स भी क्या सीक्रेट करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक चीज याद रखना, इन दोनों में फिर फर्क क्या है? डैमेज टिश्यू भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है और प्लेटलेट्स भी एक ही कर रहा है। ध्यान से देखना, वैसे इतना डीपली अपने है नहीं, फिर भी बता देता हूं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, इसका पूरा नाम होता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है इसका? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान से देखना, प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट्स रिलीज करती है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और डैमेज टिश्यूज रिलीज करते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। वैसे इतना है नहीं है, लेकिन समझ लेना, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है? डैमेज टिश्यू। एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है? प्लेटलेट्स रिलीज करता है। क्लियर हो गया? अब ये दोनों मिलकर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। कौन सा एंजाइम होता है? याद रखना, वो प्रोथ्रोम्बिनेज। कौन सा एंजाइम है? प्रोथ्रोम्बिनेज। अब समझना थोड़ा सा, प्रो का मीन्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। प्रो का मीन्स होता है इनएक्टिव। प्रो का मीन्स क्या होता है? इनएक्टिव। और जिसका सफिक्स एज लग जाता है, इसका मतलब क्या है? वो एंजाइम है। क्या है? वो एंजाइम है। इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। ओके, तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है कैल्शियम के प्रेजेंस में ही। याद रखना, कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब ये कैल्शियम के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में रिलीज बनेगा तो क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है वो लीवर से सीक्रेट होता हुआ जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, लीवर से सीक्रेट होता है, याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कहां से सीक्रेट होता है? लीवर से। और मैंने अभी आपको बताया प्रो का मीन्स क्या होता है?
इनएक्टिव, इसको किस में कन्वर्ट करेगा ये, एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा ये, थ्रोम्बिन के अंदर। कौन, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। यहां पर भी कैल्शियम आयन की रिक्वायर्ड होती है, हर एक स्टेप के अंदर कैल्शियम आयन की रिक्वायर्ड होती है। अपन को याद रखना, डैमेज टिश्यू क्या सीक्रेट करता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट्स भी क्या सीक्रेट करता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रो मींस इनएक्टिव, एज जो सफिक्स लगता है वो एंजाइम का सफिक्स लगता है। अब ये इनएक्टिव एंजाइम कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, प्रो का मींस इनएक्टिव को एक्टिव करता है। अब जैसे थ्रोम्बिन बन जाता है, अब ये क्या करेगा, जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम है फिब्रिनोजन, ये जो फिब्रिनोजन होती है वो सोल्यूबल प्रोटीन होती है। कैसी होती है, सोल्यूबल। इसको फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट करता है, ये फिब्रिन के अंदर। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट करता है, ये फिब्रिन के अंदर। अब ये जो फिब्रिन होते हैं फाइबर लाइक होते हैं, थ्रेड्स लाइक होते हैं, ये इनसोल्यूबल होता है। ये कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होता है। और ये जो फाइब्रिन होते हैं, ये जहां पर चोट लगती है, जहां पर इंजरी होती है, वहां पर ट्रैप बनाती है, जाल बना लेती है। और जो ब्लड कॉर्पल्स होते हैं, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, वो इस ट्रैप के अंदर धंस जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं, जिससे इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड रुक जाता है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें जस्ट अपोजिट दे रखा है, यहां से स्टार्ट कर रखा है, इसने उल्टा कर रखा है। लेकिन उसके लिए अपन एक दो चीजें एक्स्ट्रा जाननी पड़ेगी, तब जाके वो पैराग्राफ अपन को क्लियर होगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके जस्ट देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग वाला पोर्शन एक बार जरूर से पढ़ना। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हर एक स्टेप के अंदर कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है, हर एक स्टेप के अंदर। इसलिए कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। हो सकता है अगर कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी हो बॉडी के अंदर तो भी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। चाहे विटामिन के, याद रखना, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है लीवर से जो सीक्रेट होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसको सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन के की रिक्वायर्ड होती है। प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसाइज करने के लिए लीवर को विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया, तभी जाके प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ब्लड क्लॉटिंग समझ गए आप लोग। ये सारी स्टेप अभी आप नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ को समझने के लिए। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब आगे चलते हैं आप लोग ब्लड ग्रुप वाले पोर्शन के अंदर। एंजाइम कैस्केड थ्योरी, ये किसने दी थी, एमसी फर्लैन ने। किसने दी थी, एमसी फर्लैन। साइंटिस्ट का नाम वैसे पूछते नहीं है, ओके फाइन। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं अब। ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था 19वीं सेंचुरी। कई बुक्स के अंदर 1901 भी दे रखे हैं, ठीक है। किसने बताया था, ये कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर 19वीं सेंचुरी, कई बुक के अंदर 1901 भी दे रखा है, दोनों ही अलग अलग दे रखा है, हर बुक के अंदर ही सेम किसी में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अपन लोग मानेंगे 19वीं सेंचुरी नहीं, 1901 सेंचुरी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब ब्लड ग्रुप के अंदर कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। जब मैं आपको आरबीसी पढ़ा रहा था तो आरबीसी के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंटीजन ए, बी या फिर आरएच, ठीक है। इनके बेसिस पर ही अपन लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं किसी भी पर्सन का। तो इसको अपन लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, और एक बार आपने उस चार्ट के थ्रू इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, आप लाइफ में कभी भी ब्लड ग्रुप वाले पोर्शन के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से समझना इस चीज को। और एनसीईआरटी के अंदर भी सब कुछ दे रखा है। इधर है ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये आएगा एंटीजन,
एंटीबॉडी, इधर आ जाएगा डोनर। समझते हैं, सपोज ये कोई ब्लड वेसल्स है, दिख तो रहा होगा, चलो यहां पे समझ लेते हैं। ये कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, किसी का ब्लड है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है। आरबीसी बड़ी बना रहा हूं मैं, ये क्या प्रेजेंट है, आरबीसी है, और साथ में क्या है इसके अंदर, ये क्या फ्लो हो रहा है इसके अंदर, प्लाज्मा है, ठीक है। अब मान लो इसके सरफेस के ऊपर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मान लो एंटीजन ए प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसके प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी बी मिलेगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। मान लो इसकी आरबीसी की सतह पर या आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। मान लो ये दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। मान लो ये दोनों ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप जीरो यानी ओ हो जाता है। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो बात करते हैं आगे, फिर समझना इस चीज को। ओके, ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो एंटीजन क्या होता है आरबीसी के सरफेस पे और प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होती है और डोनर क्या है। तो समझते हैं, ये कोई आरबीसी है, ठीक है। इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इस चीज को। वैसे राउंड शेप नहीं होती है, बाई कॉन्केव शेप होती है ये, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन है और इस एंटीजन को क्या बोलते हैं अपन लोग, एंटीजन ए। कौन सा एंटीजन इसके अंदर, ए वाला। तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी अपन को, ऐसी मैं एंटीबॉडी बना देता हूं। ये है एंटीबॉडी बी। प्लाज्मा में क्या मिलेगी, एंटीबॉडी बी मिलेगी। तो याद रखना ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, क्योंकि एंटीजन जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये कौन कौन सा डोनर है भैया, ए वाला को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप देने वाला है। तो ए वाले को एक तो ए वाला देगा और एक ओ ब्लड ग्रुप वाला इसको दे सकता है। क्लियर हो गया। ओ तो आपको पता है यूनिवर्सल डोनर है भैया, तो ए वाले को ए भी तो दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी होने का मीन्स क्या होता है, ध्यान समझना। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन तो क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होती है इसके अंदर, ए होती है। तब अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एंटीजन है, ठीक है भाई। इसके एंटीजन बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं, इससे बड़ी बन गई भैया। ओके, क्या है ये, एंटीजन बी। कौन सा एंटीजन है ये, बी है। तो इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको समझने के लिए। ये क्या है, एंटीबॉडी ए मिलेगी। प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी इसके अंदर, ए एंटीबॉडी अपन को मिलने वाली है। अब इसको कौन कौन सा ब्लड डोनेट कर सकता है, तो बी वाले को तो बी वाला कर सकता है और ओ वाला भी इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए बी हो, ब्लड ग्रुप ए बी हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मान लो ये आरबीसी है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अपन को एंटीजन ए भी मिलेगा और एंटीजन बी भी मिलेगा, दोनों बना देते हैं। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए भी मिल रहा है और एंटीजन बी भी मिल रहा है। क्लियर हो गया। ये तो हो गया एंटीजन ए और ये हो गया एंटीजन बी।
तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटीजन बी और एंटीजन ए दोनों ही अपन को मिलते हैं, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा होती है उसमें ना तो एंटीबॉडी ए मिलता है और ना ही एंटीबॉडी बी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद रखना कुछ भी नहीं इसमें मिलता है। अब ए बी वाले को कौन कौन सा ब्लड डोनेट कर सकता है? एक तो ए बी वाले को ए वाला कर सकता है, बी वाला कर सकता है, ए बी वाला कर सकता है और ओ वाला भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है जो रिएक्शन करे एंटीजन एंटीबॉडी वाली। सिंपल सी बात है, अगर यहां पर एंटीबॉडी कोई ना कोई मिलेगी तभी तो इंटरेक्ट करता है। अगर मान लो एंटीबॉडी ए है तो बी वाला एंटीजन आएगा तो इंटरेक्ट करेगा। मान लो एंटीबॉडी बी है तो ए वाला आएगा, वो इंटरेक्ट करेगा। अरे इसमें तो एंटीबॉडी ही नहीं है, तो चाहे ए एंटीजन आए, चाहे बी आए, चाहे ए बी आए, चाहे कुछ मत आए, इंटरेक्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं। इसीलिए जो ए बी वाला होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। याद रखना चीज को, क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी और ओ हर एक ब्लड ग्रुप से ब्लड ये रिसीव कर सकता है। देन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ओ वाले केस में क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, एकदम नील होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसकी प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडी होती है, चाहे वो एंटीबॉडी ए हो और चाहे वो एंटीबॉडी बी हो। ठीक है, दोनों होती, ए भी होती है और बी भी होती है, दोनों एंटीबॉडी अपन को प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखना, अगर ब्लड ग्रुप ए आएगा तो बी वाले एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करेगा, ब्लड ग्रुप बी आएगा तो ए वाले एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब इसको तो ना ए वाला ब्लड दे सकता है, ना बी वाला दे सकता है, ना ए बी वाला दे सकता है। प्रॉब्लम होगी इसके लिए। तो इसीलिए याद रखना ओ वाला जो होता है वो केवल और केवल ओ वाले पर्सन से ही ब्लड ले सकता है। क्लियर हो गया इस चीज़ को? तो याद रखना ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और बी जो ए बी वाला जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब ये आपने अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आपको कभी भी इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा ब्लड ग्रुप को लेकर। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। तो याद रखना एंटीबॉडी किसमें नहीं होती है? ए बी वाली के अंदर। कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन नहीं होता? तो याद रखना ओ वाले के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो याद रखना ओ नेगेटिव, ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव को तो ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उन सभी को ये ब्लड दे सकता है। क्लियर हो गया? ओके। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करते हैं अपन लोग, वो होता है ए बी पॉजिटिव। क्या होता है वो? ए बी पॉजिटिव। और ओ नेगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ये भी थोड़ा आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर हो गया इतना? ओके फाइन। अब पता करते हैं कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल है, पॉजिटिव क्यों आ जाता है, नेगेटिव क्यों आ जाता है, और मैक्सिमम तो अपन को पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। ये रोल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लोग RH फैक्टर। ये क्लियर हो गया पूरा टेबल आपको? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। RH जो फैक्टर होता है, वो जो एंटीजन होता है RH एंटीजन, ये एक मंकी है, रिसस मंकी, जिसके अंदर देखा गया था, वैसा का वैसा एंटीजन अपने आरबीसी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये मत बोलना कि अपने बॉडी के अंदर RH एंटीजन रिसस बंदर से लिया गया। नहीं भाई, अपन बंदर से क्यों ले, अपने अंदर ही है, लेकिन हाँ वैसा ही है जैसा रिसस मंकी में है, लिया गया नहीं है वहां से अपन को अंदर। ठीक है, तो किसके अंदर देखा गया? ये रिसस मंकी के अंदर। RH फैक्टर की बात करते हैं, ध्यान से समझना। RH फैक्टर ऑलमोस्ट जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर ये मिलता है, यानी लगभग 80% जो पीपल होता है उसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव बोलते हैं। जिसके अंदर RH एंटीजन पाया जा रहा है उसको क्या बोल दिया? RH पॉजिटिव बोल दिया। बट 20% पीपल्स के अंदर, 20% ह्यूमन बीइंग के अंदर ये नहीं होता है, तो RH एंटीजन एब्सेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, RH एंटीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? RH
नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोल दिया उसको? RH नेगेटिव बोल दिया। ध्यान से देखना, अब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करता है? सपोज ये ब्लड वेसल्स है, अब इसी पे फोकस रखना, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ब्लड वेसल सही है, ओके। इसके अंदर मैं एक आरबीसी बना रहा हूं, ओके, ये आरबीसी बन गई और ये क्या है? प्लाज्मा है। समझना इसको बहुत अच्छे से। आरबीसी की सरफेस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन? ए प्रेजेंट। और इसके अंदर RH फैक्टर भी या RH एंटीजन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और RH एंटीजन ये भी इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। और इसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो अब ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। ए यानी तो आपको पता चल गया आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। और पॉजिटिव कहां से आया? क्योंकि इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए पॉजिटिव। अब मान लो इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन जो कि RH एंटीजन है वो एब्सेंट है, यानी कि नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? ये ए नेगेटिव हो गया। मान लो मैं मेरे ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, मेरे ब्लड ग्रुप के अंदर एक तो एंटीजन बी है और RH एंटीजन भी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या है? ए है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेरा हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन बी है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव आ गया। और आपको पता है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में वो कौन सी होती है? ए एंटीबॉडी होती है। क्लियर हुआ? ओके। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस की बात करते हैं। कौन सा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एक स्पेशल केस को अपन लोग लेकर चलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को लेकर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करना कोई कपल है, ठीक है, एक मदर एक फादर है। फादर के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वहां पर एंटीजन RH एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया इसका ब्लड। फादर का ब्लड क्या हो गया? RH पॉजिटिव हो गया इनका। एंड मदर की बात करते हैं, मदर का जो ब्लड होता है उसमें RH एंटीजन एब्सेंट है, तो उनका ब्लड क्या हो गया? RH नेगेटिव हो गया। एक चीज याद रखना, जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है नेगेटिव के ऊपर। पॉजिटिव वाला क्या होता है? डोमिनेंट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो फिटस का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो भी क्या होगा? बेबी का जो ब्लड होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है? क्योंकि RH पॉजिटिव क्या है? डोमिनेंट है, तो बेबी का जो ब्लड होता है वहां पर भी RH जो एंटीजन होता है वो अपन को देखने को मिलेगा। RH एंटीजन उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसका जो ब्लड होता है वो क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा इसको समझते हैं डायग्रामेटिक। समझ गए? ये कोई मदर का वूम है, क्लियर है, इसके अंदर कोई फिटस है, बेबी है, समझ आना आप लोग, ठीक। अब जैसा भी वॉट एवर, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, समझ रहे हो? ये तो मदर का ब्लड हो गया, RH नेगेटिव। कॉन्सेप्ट समझो आप एक बार, ठीक है, RH नेगेटिव। ये क्या है? जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो फिटस हो, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अब क्या होगा जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, उस कंडीशन के अंदर ये प्लेसेंटा क्या होता है? ब्रेक होता है, प्लेसेंटा ब्रेक होगा। जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक होता है तो जो बेबी का ब्लड होगा वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। रीजन क्या है? जैसे प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो मदर का जो ब्लड है वो बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। अब मदर के ब्लड के अंदर तो कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन इस बेबी के ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। जैसे ही मदर के ब्लड के अंदर RH एंटीजन इंटर होता है तो ये क्या करेगी? इसके अपोजिट RH
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो मदर का ब्लड क्या करेगा, मदर के ब्लड में क्या होगा, RH एंटीबॉडी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये RH एंटीबॉडीज क्या होगी, मदर के ब्लड के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो इजीली यानी कि सेफुल हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। मान लो सेकंड प्रेगनेंसी हो, सपोज करना सेकंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं। सेकंड प्रेगनेंसी होगा तो आपको पता डोमिनेंट वाला क्या है, RH पॉजिटिव, फादर तो वही है, तो RH पॉजिटिव क्या करेगा, इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बेबी का RH पॉजिटिव ही होगा। सिंपल सी बात है, जब RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होना है और मदर के ब्लड के अंदर क्या है, RH एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट है। मदर के ब्लड में क्या है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। देखो एंटीजन तो क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटा को, लेकिन ये जो एंटीबॉडी होती है जो मदर के ब्लड में बन रही है वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां पे आ जाती है, इस फिटस के ब्लड में आ जाती है। कहां पर आ जाती है, इस फिटस के ब्लड के अंदर आ जाती है, इस फिटस के ब्लड में आ जाएगी। जैसे फिटस के ब्लड में एंटीबॉडी आ गई और इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी एंटीजन क्या करेंगे, इंटरेक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे और इस फिटस के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है और इस फिटस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ में आया केस। फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर तो सेफुल हो जाता है। जब प्लेसेंटा ब्रेक होता है तो जो बेबी होता है उसका ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है। मदर के ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि RH नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव यानी एंटीजन अंदर जा रहा है, तो मदर का ब्लड तो उसको भैया फॉरजन पार्टिकल समझेगा ना, दूसरा समझेगा बाहर से कुछ आ रहा है, तो क्या करेगा, उसके अपोजिट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जो कि क्या बोलते हैं, उसका हम लोग RH एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बन गई, ठीक है, अब सेकंड प्रेगनेंसी आती है तो उस कंडीशन के में भी बेबी का जो ब्लड होता है वो तो RH पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फादर वाला हमेशा डोमिनेंट होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर तो पॉजिटिव है, लेकिन एंटीबॉडी कहां पे बनी हुई है, मदर के ब्लड के अंदर। अब मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस फिटस के अंदर आ जाती है, उस फिटस के ब्लड में आ जाती है, वो तो एंटीबॉडी आ गई, एंटीजन उसके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि RH पॉजिटिव है ना, तो एंटीजन तो इसमें है ही, तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्ट करती है और ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। देन लास्ट में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है और उस फिटस की डेथ हो जाती है। इसी केस को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब क्लॉट होना, फिटलस मतलब इसके फिटस के अंदर। क्लियर हो गया। गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो इसका बचाव यही है कि प्रेगनेंसी के 3 दिन के अंदर अंदर, सॉरी डिलीवरी के 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे डिलीवरी होती है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं। कौन सा, नोट कर देता हूं क्योंकि NCERT के अंदर ये दे रखा है, anti-RH एंटीबॉडी का अपन लोग इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी इसके अंदर मदर के ब्लड में है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडी के अगेंस्ट ये इंजेक्शन काम करता है। इतना क्लियर हो गया। तो अपन लोगों ने हीमोपोइसिस देखा, ब्लड क्लॉटिंग देखा, ब्लड ग्रुप देख लिया और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस को भी अच्छे से अपन लोगों ने समझा है, जाना है, जिसके अपन का भी कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा तो वो गलत नहीं होगा। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन लोग आगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। क्लियर है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।